पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑब्वियसली पाकिस्तान फुटबॉल, क्या चल रहा है, पीएफएफ कितनी मुश्किलों में आ चुकी है, और लिवरपूल सिटी की भी बात होगी। टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, देख लेना। जिस मुद्दे से मैं बातचीत शुरू करने वाला हूँ वो होने वाली है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुश्किल में है, क्योंकि उन्होंने कोई 18,000 लूमेंस की जो लाइटें हैं वो लगवानी है। कहाँ पे? इस्लामाबाद के स्टेडियम में। और वो अगर 18,000 या 1800 जो भी है ल्यूमेंस की लाइटें नहीं लगाएंगे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है, जो जॉर्डन के ख़िलाफ़ 21 मार्च को मेरे ख़्याल से जो मैच होने वाला है, 21 मार्च को वो होने वाला है इस्लामाबाद में, और वो मैच नहीं करवा सकेंगे आप, क्योंकि तब होंगे रमज़ान और फिर इफ्तारी के बाद ही मैचेस होने हैं। ऑब्वियसली हम सबको पता है 7-8 बजे मैच होने हैं। उसके लिए आपको लाइटें चाहिए, वरना फीफा आपको मैच नहीं करवाने देगा। ना एएफसी होस्ट करने देगा, ना फीफा होस्ट करने देगा। पाकिस्तान को अपने मुल्क से बाहर होस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो अब ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे है, और डायरेक्टर डीजी जनरल शोएब खोसो पे है, जो कि एहसान और रहमान मज़ारी के बेस्ट फ्रेंड हैं। उनके ऊपर है कि वो ये लाइटें लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। ये उनका काम है, उन्होंने ये करना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ये जिम्मेदारी है, ये पीएफएफ की जिम्मेदारी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये करना है, ये काम। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड डू इट इन टाइम। और अगर नहीं करेगी तो हम आवाज़ उठाएंगे, हमारा यही काम है। दूसरा ये है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे कल कह रहे थे कि यार तुम कराची यूनाइटेड का क्यों नहीं नाम लिया, तुमने पोपो एफसी का नाम क्यों नहीं लिया, लाइलपुर एफसी का नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है ना, उन्होंने सिलेक्ट किए हैं बलूचिस्तान के ये 3 क्लब्स जो कि सैफ क्लब चैम्पियनशिप में जाएंगे। और वो इसलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि 2018-19 का जो टेबल है उनके हिसाब से, पीएफएफ के हिसाब से वैलिड है। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने नहीं इनको भेजा, ना मैंने इनको नामजद किया, ना मैंने इनको नॉमिनेट किए। तो कराची यूनाइटेड जो है 2021 में पहली बार पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेली थी, और वो वैलिड नहीं है फीफा की नज़रों में। वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के बाद हुई थी। और इवन कराची यूनाइटेड वाले जो लोग हैं वो खुद मानते हैं कि यार वो तो लीग प्रॉपर थी नहीं, और वो बीच में बंद भी हो गई थी। तो कराची यूनाइटेड तो एलिजिबल ही नहीं है। और उन्होंने एज ए डिपार्टमेंट रजिस्टर किया था, कराची यूनाइटेड ने एज ए डिपार्टमेंट रजिस्टर किया था पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। अब वो एक क्लब बन चुका है, क्योंकि क्लब कनेक्ट में जब आप अपने आप को, जो पीएफएफ का प्रोग्राम है क्लब कनेक्ट, उसके अंदर अगर आप अपने आप को एंटर करवा देते हो, अपना क्लब एंटर करवा देते हो, आप एक प्योर क्लब बन जाते हो, आप साफ़ और शफाफ बन जाते हो। यू आर नॉट ए डिपार्टमेंट एनी मोर। तो कराची यूनाइटेड एज वी स्पीक राइट नाउ एक प्योर क्लब है, प्योर क्लब है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेमी डिपार्टमेंट। ये मुझे शेख हमदान ने खुद बताया है, खुद जो हेड कोच है कराची यूनाइटेड के। तो दूसरी चीज़ ये है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पोपो एफसी आज तक पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेली नहीं है, तो वो कैसे एलिजिबल हो सकती है? वो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। लाइलपुर एफसी 2021 में थी, लेकिन 2021 का पाकिस्तान प्रीमियर लीग का टेबल तो वैलिड ही नहीं माना जाता फीफा की नज़रों में, वो तो बोगस है। तो 2018 और 19 का जो सीज़न था उसमें सिर्फ 3 क्लब्स थे, जिसमें 10वें नंबर पे थी मुस्लिम चमन एफसी, 11वें नंबर पे थी अफ़गान चमन एफसी, 14th नंबर पे रेलीगेट हुई थी बलोच नुश्की। ठीक है, तो ये हो चुका है तकरीबन आज से 5 साल पहले। तो वो वाला जो टेबल है, वो जो टेबल है उसको मान रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और उसके हिसाब से 3 टीमें जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेल रही थी और जो भी उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस थी, जो क्लब्स थे प्रॉपर, वो जाएंगे सैफ क्लब चैम्पियनशिप में। दिसंबर में इनके होने वाले मैचेस सैफ क्लब चैम्पियनशिप में के जो क्वालिफायर्स हैं, पाकिस्तान क्वालिफायर्स बोला जाता है इनको, पाकिस्तान क्वालिफायर्स होने वाले हैं दिसंबर में। हो सकता है ये जो तीनों टीमें हैं एक दूसरे से एक मैच खेलें। ठीक है, टोटल एक टीम को मतलब 2 मैच मिलेंगे। एक फॉर एग्जांपल मुस्लिम चमन एफसी है, वो अफ़गान चमन एफसी से खेलेगी और बलोच नुश्की से खेलेगी। तो वो जो टेबल में जो भी टॉप करेगा, जो टॉप पे आएगा, हो सकता है एक इनका फाइनल करा दिया जाए। टॉप करने के बाद जो भी फर्स्ट सेकंड है उनका एक फ़ाइनल करा दिया जाए। लेकिन फॉर्मेट जो है किस तरह से ये होगा, ये इसकी कोई अभी इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है।
ये राउंड रॉबिन तरीके से भी हो सकता है, ये एक प्ले ऑफ के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन कोई अभी तक ना डेट्स आई हैं दिसंबर की, ना कंफर्मेशन आई है। उसी तरह सैफ क्लब चैंपियनशिप की भी कोई डेट्स नहीं आई हैं अभी तक, बस वो ये कह रहे हैं कि 2024 में करवा देंगे। अब वो पोस्टपोन भी हो सकती है ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ ये है कि विमेंस टीम की जो विंडो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। फीफा विंडो जो है इंटरनेशनल विमेंस की आज से स्टार्ट हो गई है, कैलेंडर ईयर की लास्ट विंडो है ये। 27 नवंबर से लेके आज 27 नवंबर है, 6 दिसंबर तक विमेंस की फीफा इंटरनेशनल विंडो है। आप 1 या 2 फ्रेंडलीज करवा सकते हैं ऑर्गेनाइज। अगर पीएफएफ करवाना चाहे तो मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई इरादा है ऑर्गेनाइज करने का या नहीं है? आपकी कोई बातचीत चल रही है सऊदी अरेबिया से या किसी और मुल्क से या नहीं चल रही? क्योंकि इसका सवाल जो है वो उठाया जाएगा और उसका सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मरियम महमूद जो है, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मरियम महमूद ने एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल्स किए वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन के लिए। वो वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन के लिए खेलती हैं, पाकिस्तान के लिए अभी तक नहीं खेली हैं। शी इज़ स्टिल थिंकिंग कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना, बट शी इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी। और उन्होंने 2 गोल स्कोर किए एक्स्ट्रा टाइम के अंदर और 3-0 वेस्ट ब्रोम जीती। जो FA कप होता है विमेंस का इंग्लैंड के अंदर, FA कप जो होता है उसके अंदर ये 3rd राउंड में चली गई हैं ड्यू टू मरियम महमूद्स 2 गोल्स। शी स्कोर्ड अ ब्रेस। मैं ये अब सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स की जो सैलरीज़ हैं, अंडर 16 टीम को अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है, अंडर 19 टीम को कोई सैलरी नहीं मिली है पाकिस्तान की जो है, अंडर 23 टीम को कोई सैलरी नहीं मिली है पाकिस्तान की, जिन्होंने सैफ में हिस्सा लिया था, जिन्होंने AFC एशियन कप अंडर 23 में हिस्सा लिया था। विमेंस टीम को सैलरीज नहीं मिली हैं। काफ़ी टीमों को अभी तक जो टूर्स हुए हैं उन टूर्स की सैलरीज नहीं मिली हैं, जो भी इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं अभी तक काफ़ी टीमों को नहीं मिले हैं। तो इनकी सैलरीज कब बहाल होंगी? सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल उठता है वो ये है, क्योंकि 9 मिलियन PFF ने कमाया है। ये जो 2 मैचेस आपने करवाए हैं कैम्बोडिया में, इस्लामाबाद के अंदर कैम्बोडिया का जो मैच करवाया है, और आपने जो मैच करवाया है ये ताजिकिस्तान वाला, इससे 9 मिलियन बल्कि शायद ज़्यादा 10 मिलियन से ज़्यादा शायद कमाया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने। अगर हम ये TV राइट्स भी डाल दें, मीडिया राइट्स डाल दें, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप राइट्स डाल दें, तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है PFF ने। इतना तो कभी उन्होंने 8 सालों में नहीं कमाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके मुल्क में मैचेस होना ज़रूरी हैं। आपके मुल्क में मैचेस होंगे तो उससे PFF पैसा कमाएगा। और सोचो अगर लीग आ गई तो फिर PFF कितना पैसा कमाएगा? सोचो ज़रा, सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा PFF अगर लीग आती है। मैंने जैसे कि बताया कि ISL से ही पैसा कमाते हैं AIFF वाले, अच्छा खासा वो पैसा जनरेट करते हैं FSDL से और AIFF से, जो इंडिया की जो फेडरेशन है। तो पाकिस्तान अगर अपनी लीग करती है तो उस लीग से कितना पैसा जनरेट हो सकता है, और तुम्हें ये कभी सैलरीज़ का मसला ही नहीं होगा। मतलब ये जो आपने PFF ने जो सैलरीज देनी होती हैं, ये जितने भी अंडर 16 एज ग्रुप्स को, या जो सीनियर टीम, मेंस टीम, विमेंस टीम को जो आपने सैलरीज देनी है, जो आपकी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, कितने महीने गुजर चुके हैं, 7-8 महीने। सैफ चैम्पियनशिप को कितना टाइम हो गया, अभी तक सैलरी नहीं मिली इनको। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट परफॉर्मेंसेज फ्रॉम योर एथलीट अगर उनके बैंक बैलेंस में PFF 1 रुपया भी नहीं डाल रही इस वक्त, ठीक है। हाँ, उसकी रीज़न बिल्कुल ये है कि अशफाक हुसैन शाह ने अटैक किया था PFF पे और 40 लाख रुपए और पता नहीं 40 मिलियन पता नहीं कितना था, वो सारे रुपए उसने बैंक अकाउंट से निकाल लिए, बैंक अकाउंट से उसने खाली कर दिए और फिर उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करवाना पड़ा। और फीफा ने ये बोला था कि आप नए बैंक अकाउंट सब खुलवाएं, क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी लेकर आने वाले हैं हारून मलिक की सरबराही में या उसके अंडर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। सैलरीज़ प्लेयर्स को देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मैं समझता हूँ कि लाइट्स का इंस्टॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विमेंस टीम के लिए भी आवाज़ उठाएं और उनके लिए कम अज़ कम एटलीस्ट एक फ्रेंडली होना चाहिए उनके लिए दिसंबर में। तो इसके साथ कोई ना कोई फेडरेशन के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा ये कि ये तो अब हो नहीं सकता कि अब आपके पास इतना फ़ंड नहीं है कि आप इस्लामाबाद में फ्रेंडली ना करा सकें। इस्लामाबाद में तो फ्रेंडली हो सकता है, इतनी फंडिंग तो अब आपके पास आ गई है, जितनी आपने ये पैसे अभी कमाए हैं इन 2 मैचेस से, उसमें इतना तो हो सकता है कि एक फ्रेंडली हो जाए इस्लामाबाद में विमेंस टीम का। दूसरा ये है कि हारून हामिद, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। शुक्र है 24 नवंबर को उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेंट एल्बान्स सिटी FC के साथ, और ये 6th टायर के अंदर खेलती है। और 6th टायर में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन श्रीलंका का एक प्लेयर भी खेलता है, डेलोन डिसिल्वा, जो कि उनका स्टार प्लेयर है, और वो खेलता है टोरक्वाई यूनाइटेड के लिए।
और वो 6 डिवीज़न में खेल रहा है। इससे निचली वाली जो लीग है इस्टमियन लीग, उसमें भी पहले हारून हामिद खेले थे। और अभी तक सीनियर अपीयरेंसेस जो है ना हारून हामिद की, अभी तक जो इंग्लैंड के अंदर है वो 5 अपीयरेंसेस हैं, और वो उसने 7th टायर के अंदर ही दी थी ईस्टमियन लीग में। और ईस्टमियन लीग में कौन खेलता है? इमरान कियानी, वाइट हॉक FC के लिए। तो 7th टायर में इमरान कियानी है इंग्लैंड की, और 6th टायर में जो है वो हारून हामिद है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं यार उसको 4th टायर के लिए कम से कम लीग 2 में या लीग 1 में ट्राई करना चाहिए था, लेकिन अभी उसको उस तरह से ऑफ़र्स आई नहीं है। और उसको ये था कि मुझे या तो कतर जाना पड़ेगा या मिडल ईस्ट जाना पड़ेगा, और वो जाना नहीं चाहता था, वो छोड़ के नहीं जाना चाहता था इंग्लैंड। तो उसने इंग्लैंड में रहना था हर सूरत, तो उसने ये डिसीजन लिया, और जो कि मुश्किल डिसीजन है क्योंकि वो QPR की एकेडमी में था पहले, कि अब उसको 6 टायर में खेलना पड़ेगा। तो ये अच्छा है कि जनवरी से 2 महीने पहले ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसको क्लब मिल गया। अब जितने भी पाकिस्तान के डायस्पोरा प्लेयर्स हैं उन तमाम लड़कों के पास क्लब है, ये अच्छी बात है, ये सबसे खुशाइन बात है। आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लोग बलूचिस्तान के क्लब्स का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो वही लोग हैं जो घटिया डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी 2018-19 में तो बलोच क्लब्स जो थे वो तो उनमें से एक रेलीगेट हो गया था, मुस्लिम चमन FC 10 पे आई थी, 11 पे अफगान चमन FC आई थी 12 टीम्स में से। तो भाई ये भी तो बताया करो कि वो बलूचिस्तान में तो खेली नहीं थी, जिनके क्लब्स बलूचिस्तान में हैं उनको बलूचिस्तान में खेलना चाहिए ना। बलूचिस्तान में तो वो खेल ही नहीं था, एक होम मैच नहीं खेले वो बलूचिस्तान में, जिधर उनका हज़ारों का क्राउड आता है उनको सपोर्ट करने के लिए। कराची में तो सपोर्ट करने नहीं आएगा ना उनको कराची में तो कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो जो बलोच क्लब्स हैं उनको हज़ारों तादाद में लोग जो हैं वो सपोर्ट करने आते हैं। उनके जो अयूब स्टेडियम है या जो उनका कयूम अली चंगेज़ी स्टेडियम है, वहाँ पे तुम ज़रा मैच करवा दो कभी, तो फिर मुझे बता दो कि क्राउड आता है कि नहीं आता, और मैच जीतते हैं या नहीं जीतते। मुझे शेख हमदान ने बताया है, कराची यूनाइटेड के हेड कोच ने, कि उन्होंने एक मैच खेला था मुस्लिम के साथ, मुस्लिम चमन FC के साथ, और वहाँ का क्राउड जो था वो इस लेवल का था कि बहुत मुश्किल हो गया था उधर मैच खेलना, इतनी इंटेंसिटी थी उनके 12वें खिलाड़ी की। तो बलूचिस्तान के लोग बहुत पैशनेट हैं, उनके पैशन को क्वेश्चन ना करो। अब हम आते हैं जी लिवरपूल और ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी के ऊपर। बहुत ही ब्लॉकबस्टर गेम हुई, और मैंने एज अ फुटबॉल स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा सीखा है, विदाउट अ डाउट। मज़ा आया इसको गेम को देख के। बात ये है कि बैक 3 के साथ खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी, और नेथन आके वॉज इन इट, देन रूबन डियाज एंड काइल वॉकर, ये बैक 3 वो बना रहे थे। अकांजी और एज यू नो रॉड्री डबल पिवट के अंदर खेल रहे थे। हाफ स्पेसेस में बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट हाफ स्पेस में मंडराता हुआ, जूलियन एल्वारेज मंडरा रहा है राइट हाफ स्पेस में, और स्ट्रेच कौन कर रहा है? डोकू, एंड ऑन द अदर साइड फोर्डन। अब ये प्ले को स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि टाइम और स्पेस में कौन बिलीव रखता है? टाइम और स्पेस की फिलॉसफी में बिलीव रखता है पेप गार्डियोला। अब होता ये था कि बार बार लिवरपूल प्रेस करती थी और लिवरपूल भी बॉक्स मिडफील्ड बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन जोन्स बहुत आगे खेल रहा था। जोन्स जो था वो डार्विन नूनेस के साथ आके बहुत आगे खेल रहा था, कभी कभी ऐसा लगता था सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है फर्स्ट हाफ में स्पेशली, क्योंकि वो हम फ्रंट 4 बना रहे थे। फर्स्ट हाफ में वी वर प्लेइंग लाइक 4-2-4, 4 डबल पिवट, फिर 4 अटैकर, और 2 हमारे विंगर्स होते थे, आपको पता है, जोटा और सला। तो वो आके प्रेस करते हैं। अब होता ये था कि हम जब बॉक्स मिडफील्ड बनाने की कोशिश करते थे तो उसमें डार्विन नूनेस कभी कभी पीछे आके ड्रॉप करता था। जोन्स और साबुज़लाई ये दोनों जो है ना मैन मार्क करते हैं अकांजी को और रॉड्री को, और उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड दी अदर गाय मैकलिस्टर वो कोशिश करते थे कि यार किसी तरह बर्नार्डो सिल्वा को रोका जाए, जूलियन एल्वारेज को ना हाफ स्पेस में रोका जाए ताकि ये कंट्रोल हासिल ना कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी क्योंकि हम काउंटर प्रेसिंग टीम है, लिवरपूल एक काउंटर प्रेसिंग टीम है, तो हम प्रेस करते थे। तो होता ये था कि साबुज़लाई एंड मैकलिस्टर या कर्टिस जोन्स ये दोनों प्रेस कर रहे हैं, ये दोनों जोन्स और साबुज़लाई प्रेस कर रहे हैं, पीछे वेकेंट स्पेस होता था, और हमेशा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बर्नार्डो सिल्वा जो था वो फ्री होता था, वो हमेशा फ्री हो जाता था। या कभी कभी ये होता था कि ये डीप ड्रॉप इन करता था बर्नार्डो सिल्वा, और जब बर्नार्डो डीप ड्रॉप इन करता था तो साथ में कौन होता था उसके? अकांजी जो है ना वो 2 वर्सेस 1 बनाता था, किसके साथ? साबुज़लाई के साथ, क्योंकि साबुज़लाई आइसोलेट हो जाता था, और समटाइम्स ट्रेंट को वाइड जाना पड़ता था क्योंकि डोकू उसको स्ट्रेच कर रहा था, ट्रेंट बीच में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो तो एज अ होल्डिंग मिडफील्डर भी खेल रहा होता है डबल पिवट के अंदर ट्रेंट। लेकिन उसको डोकू क्या करता था?
स्ट्रेच कर देता था, तो वो स्ट्रेच हो जाता था। बर्नार्डो के पास एकर्स ऑफ स्पेस होती थी। हमेशा मैं देखता था जो भी पीछे से बॉल आती है, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट हाफ में मैं देख रहा था कि लिवरपूल का जो फर्स्ट प्रेस है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो अच्छी नहीं थी तो एडरसन पास करता था और सीधा पास आता था किसके पाँव में, बर्नार्डो सिल्वा के पास, या आप कह लो रॉड्री को वो फीड करने की कोशिश करता था। तो उससे होता ये था कि अब बर्नार्डो और वो लिंकअप करते थे लेफ्ट हैंड साइड पे डोकू, और उन्होंने नाक में दम किया हुआ था ट्रेंट के। डोकू ने 7 बार ड्रिबल पास किए ट्रेंट के, 7 बार। तो ट्रेंट को काफ़ी ज़्यादा वो तंग करा था, बट ट्रेंट ने भी आगे से डिफेंडिंग अच्छी की थी, क्योंकि हम उससे इतनी अच्छी डिफेंडिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करते जितनी अच्छी उसने इस मैच में की है। ही डिफेंडेड वेल, ही एक्चुअली डिफेंडेड वेल। लेकिन मैन ऑफ द मैच अगर तुम पूछोगे मेरे हिसाब से कौन था लिवरपूल का मैन ऑफ द मैच था जोएल मैटिप। जो भी कट बैक आता है, जो भी क्रॉस आता है, उसको जोएल मैटिप रोकता था। जो मर्जी खतरा हो जाए वो भागता था, कभी आउट ऑफ पोजीशन नहीं होता था वो, कभी जाके वो मैन मार्क करने की कोशिश नहीं करता था। अर्लिंग हालैंड को उसने जोनल मार्किंग अपनाई हुई थी, मैन मार्किंग नहीं कर रहा था। वो कहता था अर्लिंग हालैंड मेरे जोन में आएगा, उसके बाद मैं तब उसको डिफेंड करूंगा या मैं तब स्टेप आउट करने की कोशिश करूंगा, वरना मैं आगे नहीं आऊँगा। तो वो दोनों डबल अप करते थे, और बर्नार्डो सिल्वा, डोकू, एंड दे ट्राई टू कट बैक टू अर्लिंग हालैंड। तो ये स्पेसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पे बर्नार्डो सिल्वा को मिल रहे थे हाफ स्पेसेस के अंदर, और इसीलिए ट्रेंट बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो रही थी। जो गोल भी पड़ा है तुमने देखा होगा, उस गोल में नेथन आके आगे स्टेप आउट किया। वो क्यों किया? क्योंकि गोल किक थी, और गोल किक उसने ली है एलिसन ने। वो गलती वैसे एलिसन की थी, गलती एलिसन की थी। 70% मैं एलिसन को ही कसूरवार ठहराऊँगा, लेकिन उसने सेव्स भी बहुत अच्छे किए मैच के अंदर, एंड ऑब्वियसली ही इज़ आवर लेजेंड मैन, आई लव हिम। तो बात यह है कि अगर वो थोड़ी सी बेटर गोल किक होती, थोड़ा बेटर गोल किक लेता, तो वो सिचुएशन कभी अराइज ही ना होती। और फिर उसने 2 बार ड्रिबल पास किए, साबुज़लाई और ट्रेंट अलेक्जेंडर दोनों सो गए उस मोमेंट इन टाइम पे, कुछ समझ नहीं आई कि उनको क्या हुआ है, और वो दोनों सो गए, और फिर उसने पास दिए। एंड अर्लिंग हालैंड जब बॉक्स में होता है तो आपको पता है ही इज़ गोइंग टू स्कोर। 50 गोल्स मार चुका है यार वो, 50 गोल्स, फास्टेस्ट इन द प्रीमियर लीग, फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 50 गोल्स। तो दैट गाय इज़ अ मशीन। वो अलग बात है कि उसको पीछे से बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ऐसी कोई मशीन नहीं बन जाता, उसको सर्विस दी जाती है। बट ये गेम प्लान था उनका, और हमारा गेम प्लान ये था कि हमने बॉक्स मिडफील्ड बनानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जोन्स, साबुज़लाई एंड मैकलिस्टर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, हम ये करने की कोशिश करते थे। सलाह की जो गेम थी ना, वो फर्स्ट हाफ में अच्छी नहीं थी। मुझे इसकी गेम में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब भी वो मुड़ता था, सामने आके होता था, नेथन आके ने उसको एक ब्रिक वॉल था उसके सामने, ब्रिक वॉल, वो नहीं जाने देता था। वो कहता था मैं तुझे आज अपने ना पार नहीं जाने दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गेट पास मी, वो यही था उसका। एंड क्रेडिट गोज टू हिम, उसने सलाह को बहुत क्वाइट रखा। लेकिन सलाह ने सेकेंड हाफ में एक चीज़ जो है चेंज कर ली। सलाह डीप ड्रॉप इन करने लगा। जब सलाह डीप ड्रॉप इन करने लगा, थोड़ा सा वाइड होता गया, वाइड हुआ, डीप ड्रॉप इन किया, स्पेस बन रही थी, और नेथन आके उसको फॉलो कर रहा था। अब जब नेथन आके उसको फॉलो कर रहा है, साबुज़लाई भाग रहा है, डायगनल रन निकाल रहा है साबुज़लाई, और वो जो डायगनल रन था ना, वहीं से बार बार राइट से क्रॉसेज आए हैं, एंड साबुज़लाइज रन्स वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जो वो वहाँ से निकाल रहा था राइट हाफ स्पेस में से, बिकॉज ही वॉज ऑपरेटिंग इन द राइट हाफ स्पेस। तो ये जो थी ना, कोशिश ये हो रही थी कि हम इस तरह से उनको अटैक करने की कोशिश करें, और हमारी लिवरपूल की कोशिश ये थी कि हम मिडल ऑफ द पार्क में क्या करें, क्लॉग करने की कोशिश करें, उनको गुजरने ना दें। मिडल ऑफ द पार्क से पेनिट्रेशन नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। ये लिवरपूल का एक टोटल बड़ा क्लियर था उनके दिमाग के अंदर। एक जो चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जैसे ही सलाह डीप ड्रॉप इन करना शुरू हुआ है, और गाकपो पिच पे है और लुइस डियाज पिच पे है, और दोनों ने गेम बदली है। लुइस डियाज और गाकपो के आने से बहुत फ़र्क हुआ था, क्योंकि जोटा मुझे नहीं लग रहा था, वो डायगनल रन निकालता था लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि यार वो पेनिट्रेशन दे पा रहा है, या कोई एक्स फैक्टर आ रहा है उसमें, या कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का अटैक बन रहा है, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। बट जब ये दोनों आए, और जिस तरह से स्विचेस दिए हैं लुइस डियाज ने, जो सलाह को स्विच दिया था, तुमने देखा होगा जब गोल पड़ा है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का, उसमें एक थर्ड मैन रन निकाला है, और उसने 2 डिफेंडर्स को गाकपो ने क्या किए, हटा दिए ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के आगे से। उसने रन इतना खूबसूरत निकाला है गाकपो ने कि वो रन की तारीफ़ करना बनती है भाई, बहुत ही ब्रिलियंट रन था वो। अब अगर गाकपो और लुइस डियाज ना आते तो शायद उस तरह से गेम बदलती ना, क्योंकि उनके जो थर्ड मैन रन्स थे, वो जो इनटेंजिबल रन्स थे, जो कुछ लोग देखते नहीं है कि भाई
वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक डिफेंडर को या दो डिफेंडर्स को आगे से हटाने के लिए, ताकि आपके टीममेट के लिए स्पेस बने। ट्रेंट के लिए स्पेस बना था हाफ स्पेस के अंदर, राइट हाफ स्पेस में, वो किसने निकाला था? गाक्पो ने। तो उसको ना लोग अप्रिशिएट नहीं करते इतना ज़्यादा, एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो कि गाक्पो की गेम में है, जो वो लेके आता है लिवरपूल के लिए। इनटेंजिबल चीज़ें वो करता है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत फिनिशिंग है उसकी। डार्विन नूनेस का जहाँ तक ताल्लुक है यार, डार्विन नूनेस ही हैज़ बीन फ्रस्ट्रेटिंग, ही वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, रन्स अच्छे निकाल रहा था, स्ट्रेट लाइन में रन्स निकाल रहा था, डायगनल रन्स निकाल रहा था, बिहाइंड द डिफेंडर रन्स निकाल रहा था कि उसकी विजन ब्लॉक हो जाए, पेरीफेरी विजन में वो आए ना, और फिर वो एकदम से टर्न लेता था। बट उसकी फिनिशिंग इट नीड्स टू बी बेटर, ऑब्वियसली थोड़ी और बेटर होनी चाहिए। एक जगह पे तो वो एडरसन ने बहुत आला सेव किया, बहुत ही अच्छा सेव था। और मैं ये कहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी वर अ बिट अनलकी इस मैच के अंदर। उनको ये मैच जीतना चाहिए था, अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें मैच उनको जीतना चाहिए था, लेकिन लिवरपूल जो है वो निकाल के ले गई। और कुछ फेजेस ऑफ प्ले में हमने इतनी इंटेंसिव प्रेसिंग नहीं की, हमने फॉल्स प्रेस किया, हम थोड़े से प्रेगमेटिक हो गए अपनी प्रेसिंग के अंदर। हमारा बस यही था मेन, जो हमारा मंत्रा था कि यार ठीक है, इनको वाइड फोर्स करो, इनको बेशक ट्रेंट वाली साइड पे ले जाओ या बेशक इनको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि वो यही करते थे कि ट्रेंट वाली साइड पे ओवरलोड क्रिएट करते थे उस जगह पे, और वो वहाँ से मारते थे स्विच। सबसे ज़्यादा तुम टचेज़ अगर देखोगे रॉड्री के हैं, अकांजी के सबसे ज़्यादा टचेज़ हैं, बर्नार्डो सिल्वा के सबसे ज़्यादा टचेज़ हैं, और डोकू के टचेज़ हैं बॉल के ऊपर, ठीक है। और वो स्विच मारते थे फोर्डन को या काइल वॉकर को। उनका ये मंत्रा था कि हमने लेफ़्ट पे ओवरलोड क्रिएट करके अपने स्विच मारने, और वो बड़े ही खूबसूरती से उन्होंने वो कर रहे थे। सिटी ऑन द बॉल हैड अ बेटर गेम, नो डाउट। उनको 2 गोल तो कम से कम मारने चाहिए थे, कम से कम 2 गोल। उनका XG भी 1.8 था और लिवरपूल का 0.8 XG था, तो XG उनका काफ़ी अच्छा था। दे शुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स। लेकिन लिवरपूल के लिए मैं खुश हूँ, हम एतिहाद से ड्रॉ निकाल के ले गए हैं और हम अभी भी टाइटल रेस में हैं। इट्स 3 हॉर्स टाइटल रेस, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल। और एक क्लासिक गेम थी ये, नो डाउट। मज़ा आया इस गेम को देख के, काफ़ी सीखने को मिला एज अ फुटबॉल स्टूडेंट, और आपको भी ये देखना चाहिए। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार मैं एक स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ, मुझे स्ट्राइकर बनना है। आप हालैंड के रन्स निकाल के देखो इस मैच में, डार्विन नूनेस की ऑफ द बॉल मूवमेंट निकाल के देखो इस मैच के अंदर, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और इंटर मिलान और जुवेंटस का मैच मैं कल देख रहा था, उस मैच के अंदर भाई लोतारो मार्टिनेज का जो गोल है ना, वो तुम्हें 40-50 मरतबा देखना चाहिए अगर तुम पाकिस्तान के लिए एक दिन एक स्ट्राइकर बनना चाहते हो ना। वो जो गोल है, पहले वो हाइंड साइड में है बिल्कुल पीछे डिफेंडर के, जो इंटर और जुवेंटस का मैच था। लोतारो मार्टिनेज जो इंटर का स्ट्राइकर है, जो वर्ल्ड कप भी जीता है अर्जेंटीना के साथ, वो हाइंड साइड में है, ठीक है। डिफेंडर को कुछ पता नहीं वो किधर है, ही हैड नो आइडिया, क्योंकि उसकी विजन के अंदर था ही नहीं वो, क्योंकि उसके पीछे था। अब उसके पीछे तो आंखें नहीं लगी हुई, और एकदम से जैसे ही क्रॉस है, वो एकदम से बंदा लपका है बॉल के ऊपर और फर्स्ट टच पे उसने फिनिश मारा है। तो इंटर और जुवेंटस का जो अभी मैच हुआ है 1-1, जो कि एक टाइटल डिफाइनिंग मैच जिसको कहा जा रहा था इटली के अंदर, सीरिया आ के अंदर, वो तुम लाजमी देखो अगर तुमने वाकई तुम सीरियस और एक दिन पाकिस्तान के लिए एज ए स्ट्राइकर खेलना चाहते हो। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। आई विल सी यू सून। हस्तला विस्ता।